दोस्तों, फिर से आप लोगों का मेरे इस चैनल में वेलकम है। मैं परमानंद राय आप लोगों का स्वागत करता हूं और आपके फ्यूचर के लिए ईश्वर से कामना करता हूं कि हे ईश्वर, आप लोग पढ़ें और हमारे देश का नाम, हमारे राज्य का नाम बड़े ही गौरव से लिया जाए। हम देख रहे हैं कि हमारा बिहार हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक प्रगति कर रहा है। दोस्तों, हाल ही में बिहार के बाबूबरी प्रखंड के शंकरपुर गांव से बद्रीनाथ राय, वहां के पूर्व प्रमुख शोभाकांत राय जी के सुपुत्र हैं और उन्होंने पूरे इंडिया स्किल्स कंपटीशन में, जो एशिया लेवल में हुआ था, भारत का टॉपर रहा है, भारत में टॉप किया है। उन्होंने इससे पहले 2018 में भी शायद गोल्ड मेडल जीते थे, कि 2018 या 2019 में, और अभी 2021 के लास्ट में ये हुआ है। तो यहाँ भी इस साल भी उन्होंने गोल्ड मेडल का प्राइज जीता है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जो भी पढ़ाई करें मन से करें, क्योंकि जीवन आपके शिक्षा के ऊपर ही डिपेंड करता है। शिक्षा बेहतर होगा तो आपका विचार और आपकी उन्नति भी बेहतर होगी। दोस्तों, इसी के साथ मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलता हूँ। यह बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 एनुअल परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन सेट किया हुआ है। बोर्ड का मॉडल क्वेश्चन है, जिसको मैंने नेट से लिया है और मैं आप लोगों को बताने के लिए, समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, तो चलते हैं। दोस्त, यहाँ कुल प्रश्नों की संख्या 80 + 24 + 6 यानी 110 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें टाइम मिला है 2 घंटे 45 मिनट का और 80 नंबर के हैं। और बच्चों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया है। सेक्शन ए और सेक्शन बी, दो सेक्शन में क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है। दोस्तों, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। दोस्तों, खंड अ, जिसको आप सेक्शन ए बोलते हैं। दोस्तों, ये खंड अ है, सेक्शन ए। और सेक्शन ए में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से आपको 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। दोस्तों, तो ये भी बहुत आसान हो गया कि 80 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन का ही जवाब देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। दोस्तों, यदि कोई परीक्षार्थी 40 से अधिक प्रश्नों का उत्तर देता है तो प्रथम 40 प्रश्नों के उत्तर का ही मूल्यांकन होगा। इसलिए आप 80 में से जो 40 आंसर आपको आता हो वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में OMR शीट का फिलअप करेंगे। दोस्तों, इनका उत्तर उपलब्ध कराया गया OMR उत्तर पत्रक में दिए गए सही वृत्त को नीले काले बॉल पेन से भरना है। किसी भी प्रकार का व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का इस्तेमाल दोस्तों नहीं करना है OMR पत्रक में, नहीं तो हो सकता है कि OMR पत्रक आपका इनवैलिड कर दिया जाए, और उतना ही नहीं, इनवैलिड करने के साथ साथ आपका मार्किंग भी सही नहीं हो, आपका फेल्योर में चला जाए, तो अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा, ऐसा बोर्ड का कहना है। दोस्तों, तो चलते हैं फिर हम खंड बी में। खंड बी हमारा क्या है उसको भी देखते हैं। दोस्तों, सेक्शन बी 24 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, शॉर्ट आंसर लिखना है, जिसमें प्रत्येक विषय भौतिक शास्त्र, फिजिक्स, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान बायोलॉजी के 8-8 प्रश्न होते हैं। दोस्तों, प्रत्येक विषय भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान से 4-4 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी 8-8 प्रश्न दिए रहेंगे और 50-50% देना है। बड़ा ही आसान है। हम लोग समय में ऐसी व्यवस्था नहीं थी दोस्तों, लेकिन अभी बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर व्यवस्था है, अच्छा मार्किंग करने के लिए, अच्छा स्कोरिंग लाने के लिए। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। इनके अतिरिक्त इस खंड में 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी दिए गए हैं, जिनमें से 2 प्रश्न भौतिक शास्त्र से, 2 प्रश्न रसायन शास्त्र और 2 प्रश्न जीव विज्ञान के हैं। फिर बोर्ड का कथन है कि भौतिक शास्त्र के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए 6 अंक, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के लिए 5-5 अंक निर्धारित हैं। यानी कि भौतिक शास्त्र के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए 6 अंक और रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के लिए 5-5 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक विषय भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान से 1-1 प्रश्न को उत्तर देना अनिवार्य है। तो ये तो हुई आपकी ये जो बोर्ड का द्वारा दिया गया सुझाव है। ठीक है, अब हम चलते हैं
सेक्शन ए की ओर दोस्तों। ये सेक्शन ए है हमारा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट है। ठीक है, और इसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सेट में हम चलते हैं आपको बताने के लिए। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन सब है, कुछ टफ भी है, कुछ आसान भी है। तो पहली क्वेश्चन है दोस्तों, पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? सेक्स ऑर्गन कहाँ पाया जाता है? जनन अंग को बोलते हैं सेक्स ऑर्गन दोस्तों। तो पौधे में सेक्स ऑर्गन पाया कहाँ जाता है? तो चलते हैं इसके ऑप्शन की ओर और देखते हैं कि ऑप्शन कह रहा है कि जड़, ऑप्शन कह रहा है दोस्तों जड़ में, पुष्प में, तना में और फल में। तो आपको मैं बता दूं कि पुष्प में सेक्स ऑर्गन पाया जाता है। ये ऑप्शन बी आपका आंसर होगा, पुष्प में। ठीक है, गलती से जड़ में, तना में या फल में आप नहीं लगाएंगे, ओएमआर शीट नहीं फिलअप करेंगे। बी आंसर इसका होगा दोस्तों। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी हो गया। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्वेश्चन 2 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जंतुओं में, कवकों में, परजीवियों में या हरे पौधों में? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ये क्लास 7 6 के बच्चे भी जानते हैं कि हरे पेड़ पौधे में होते हैं दोस्तों। तो आपका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल डी करेक्ट है। ये तीनों ऑप्शन आपका रॉन्ग है, ये तीनों ऑप्शन में नहीं आप जाइएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है? बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। थोड़ा देर के लिए मैं भी कंफ्यूजन में आ गया था, इस तरह का क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं था, पढ़ाते पढ़ाते भी नहीं पढ़ा था। लेकिन सिंपल सा बात है दोस्तों कि जब आप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो हरे पेड़ पौधे ज़मीन से H2O लेते हैं, जिसको हम लोग आम भाषा में पानी या जल कहते हैं। और इसी H2O में ऑक्सीजन भी अवेलेबल है दोस्तों। तो जब H2O ब्रेक होगा तो ये H2 प्लस O2 में ब्रेक होता है। तो सिंपल सा बात देखिए कि ऑक्सीजन यहाँ पर से निकलेगा। यानी कहने का मतलब है कि इसमें ऑप्शन है जल से, ग्लूकोज से, CO2 से और डिक्टियासोम से। तो ये डिक्टियासोम ना ग्लूकोज ना CO2 होगा दोस्तों। क्या होगा? ये जल आपका ऑप्शन होगा सही। क्यों? क्योंकि जल H2O से बनता है, H2O और ऑक्सीजन से बनता है, H2O को जल कहा जाता है। और इसी H2O में दोस्तों आपका ऑक्सीजन भी है। तो सॉरी H2 प्लस O2, यानी इसी से ऑक्सीजन का बाहर निकलता है दोस्तों। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलिए। वीडियो दोबारा देखिए दोस्तों, नहीं समझ में आता है तो, लेकिन मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 4, जठर ग्रंथियाँ दोस्तों ये मानव के शरीर से मानव के शरीर से लिया गया क्वेश्चन है, बॉडी से। तो ये जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों जठर ग्रंथियाँ यकृत में पाई जाती है, या आमाशय में पाई जाती है, या आपका अग्नाशय में पाई जाती है, या मुंह में पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का भी उत्तर आप देखिए कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों जठर ग्रंथि जो है ये लीवर में पाई जाती है दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा ये लीवर होगा, ये अग्नाशय नहीं होगा, कन्फ्यूजन से नहीं कर दीजिएगा। हाँ, या इसका परफेक्ट आंसर जो होगा ए, यकृत में, लीवर, जिसका अंग्रेजी में बोलते हैं, सॉरी लीवर तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लीवर लिखा हुआ देखिए ऑप्शन में भी ए। तो लीवर में पाया जाता है जठर ग्रंथियाँ, जहाँ से HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है दोस्तों। ये बॉडी के अंदर में ही अपने आप निकलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 5 क्वेश्चन की ओर। बड़ा ही आसान तरीका से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इसको देखिएगा, वीडियो जरूर याद हो जाएगा आपको। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कहाँ पर? स्टोमाटा में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में और कोशिका द्रव में। तो दोस्तों ये ग्लाइकोलिसिस याद कर लेंगे। द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है, लिसिस जो होता है, इसकी प्रक्रिया जो होता है दोस्तों, ये केंद्रक में भी नहीं होता है, स्टोमेटा में भी नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी नहीं, ये होता है कोशिका द्रव में। इसलिए आपका राइट आंसर डी होगा, ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। तो चलते हैं, जो अंग्रेजी में साइटोप्लाज्म कहा जाता है दोस्तों। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? अवायवीय, वायवीय, ए एवं बी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये वायवीय और अवायवीय, इसी दोनों में से एक आपका ऑप्शन सही है। तो ये आपका ऑप्शन है अवायवीय, बी। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो अवायवीय, नॉन एरियल, ठीक है, जिसे आप बोलते हैं एनएरोबिक प्रकार के श्वसन से बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं दोस्तों। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आप यह जान करके बहुत हैरान हो जाएंगे कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, दोस्तों, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, और यही मटर की तरह होता है, माथा में बीच में पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं, जहाँ पर तिलक करते हैं, चंदन करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है दोस्तों। कभी कभी कुछ मैसेज आ जाते हैं इलीगल, चूँकि नेट ऑन है, तो इस स्थिति में कुछ साउंड आपको क्रिएट होता है, इसके लिए आपको मैं वेरी वेरी सॉरी। लेकिन दोस्त मेरी पढ़ाई से जुड़िए और पढ़िए दोस्तों, मुझे भी मन लगेगा, आप लोग लाइक कमेंट कीजिए तो मैं और अच्छा वीडियो बनाऊंगा। चलते हैं दोस्तों। तो ये इसका आंसर तो आपने पिट्यूटरी ग्रंथि हो गया, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है ये दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। वायवीय भागों से, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जल के वायवीय भाग माने जो हवा में भाग है। तो सिंपल सा बात है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर वाष्पोत्सर्जन होगा, क्योंकि वायवीय भागों से जल का जो ह्रास होता है, जल जो निकलता है दोस्तों, वो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के माध्यम से ही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी हो गया, ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। घेंघा रोग पनपता है, ग्वाइटर डिजीज डेवलप्स फ्रॉम, ग्वाइटर डिजीज डेवलप्स फ्रॉम, ये क्या चीज़? तो ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन डेफिशिएंसी जॉब है दोस्तों, आयोडीन डेफिशिएंसी जॉब को बोलते हैं, सॉरी, आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज को बोलते हैं घेंघा रोग। घेंघा रोग आपको आयोडीन की कमी के कारण से होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? रक्त, ब्लड। रक्त को अंग्रेजी में दोस्तों ब्लड कहा जाता है। आप सभी दोस्त बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप जानते ही होंगे। और ब्लड जो है एक प्रकार का टिश्यू है दोस्तों, टिश्यू है, और टिश्यू को उत्तक कहा जाता है दोस्तों, और संयोजी उत्तक है ब्लड, संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक है। तो रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को हम कहते हैं प्लाज्मा, प्लाज्मा कहते हैं दोस्तों, इसलिए आप इसे भूलिएगा नहीं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को दोस्तों प्लाज्मा कहा जाता है। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को प्लाज्मा कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। न सीरम होगा, न लिम्फ होगा, न सफेद रक्त का निकाय होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं दोस्तों। रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? रक्तचाप को अंग्रेजी में दोस्तों ब्लड प्रेशर कहा जाता है, बीपी, और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है दोस्तों, ब्लड प्रेशर। और रक्तचाप मापने के उपकरण को आप कहते हैं एस्फिग्नोमैनोमीटर। आंसर नंबर डी होगा आपको दोस्तों, एस्फिग्नोमैनोमीटर। स्टेथोस्कोप से डॉक्टर के आला को कहा जाता है, जिससे धड़कन, ऐसे ऐसे धड़कन को देखा जाता है, या चेस्ट में कफ को देखा जाता है दोस्तों, ठीक है। धड़कन को नहीं कह सकते हैं, चेस्ट में कफ को, और ये देखा जाता है। लैक्टोमीटर जो है ये दूध की क्वालिटी मापने वाला ये है दोस्तों, दूध में जो आपका बसा फैट को मापने वाला है मशीन, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापने वाला मशीन है। और एमीटर ये करंट मापने का यंत्र है दोस्तों, सॉरी यंत्र नहीं, करंट मापने का इंस्ट्रूमेंट है, जो करंट कितना है, किसी तार से, किसी विद्युतवाही तार से कितना करंट गुजर रहा है, एमीटर लगाने पर
करंट बताएगा एम्पियर में, 4 एम्पियर करंट है या 10 एम्पियर करंट गुजर रहा है तार से। तो आपका जो राइट करेक्ट आंसर है स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहा जाता है बच्चों? तो स्फिग्मोमैनोमीटर। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया जो पाई जाती है दोस्तों, जंतुओं में तो पाई नहीं जाती है, ये पौधों में पाई जाती है। वाष्प का उत्सर्जन जो है हरे पेड़ पौधे में वायवीय भागों के जैसे पत्ते हुए, उसके शाखा माने तना हुए, हाँ, इन सब चीज़ों भागों से जो है वाष्पोत्सर्जन होता है दोस्तों। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, आपका बी ऑप्शन होगा, बी में पौधों में आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है दोस्तों? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में खुला परिसंचरण तंत्र, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसको देखते हैं हम लोग। ऊंट में, तिलचट्टा में, घोड़ा में और मानव में। तो पहले हम मानव के पास से चलते हैं दोस्तों। ये हमारा जो मानव है, जो ह्यूमन बीइंग हम लोग हैं, ये क्या है? स्तनधारी हैं दोस्तों। स्तनधारी का मतलब होता है जो अपने बच्चे को दूध पिलाए। तो दूध पिलाने वाली हमारी माँ हमें दूध पिलाई है, यानी कि मानव जो है स्तनधारी जीव है। ठीक इसी प्रकार से आपका ऊँट के भी दूध मिलते हैं दोस्तों। आप देखिएगा, दूध देने वाली जीव जो है ऊँट भी है, तो ऊँट भी स्तनधारी है, स्तनधारी है। अब चलते हैं यहाँ पर घोड़ा और घोड़ी। ठीक है, तो ये घोड़ा भी जो है ये स्तनधारी जीव है दोस्तों। ठीक है, घोड़ा भी स्तनधारी जीव है, तो इधर भी टिक लगा देते हैं। और जितने भी स्तनधारी जीव हैं दोस्तों, ये बंद संरचना, बंद परिसंचरण तंत्र वाले होते हैं। ये जितने भी स्तनधारी जीव हैं वो बंद परिसंचरण तंत्र वाले होते हैं दोस्तों, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वाले होते हैं। तो आपका बचता है एक रेस्ट तिलचट्टा साहब। ये तिलचट्टा साहब बचता है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ये तिलचट्टा हो गया। ये तिलचट्टा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। यानी तिलचट्टा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसको आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। तिलचट्टा में आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा इसको कहा जाता है दोस्तों। और ये ओपेन होता है, ओपेन सर्कुलेटरी सिस्टम इसका होता है दोस्तों तिलचट्टा में। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको हमने सीखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, रक्त क्या है? अभी अभी हमने बताया था कि दोस्तों रक्त जो है आपका एक प्रकार का उत्तक है। रक्त क्या है? उत्तक है। ठीक है, पदार्थ नहीं कहेंगे, पदार्थ तो कोई भी पदार्थ होता है, बशर्ते यहाँ पर उत्तक है, कोशिका भी नहीं, नन, इनमें से नन भी नहीं, कोई भी नहीं। तो रक्त क्या है आपका? एक प्रकार का उत्तक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मूत्र का पीला रंग कैसा होता है? सॉरी, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है दोस्तों? और एक खास ये बात बता रहे हैं दोस्तों कि जब भी आप मेरे वीडियो को देखिए या किसी भी तरह के यूट्यूब में वीडियो को देखिए, तो आप हेडफोन का इस्तेमाल कीजिए, जिससे आप एक्स्ट्रा नॉइज को दूर कर पाएंगे और अच्छी क्वालिटी का साउंड आपको मिलेगा। आपके ब्रेन को पूरी तरह से क्या कहते हैं उसको रीप्रोग्रामिंग करते हुए अच्छा एजुकेशन सिस्टम में ला देगा दोस्तों। मन को एकत्र कर देगा, एकाग्रचित्त कर देगा, कॉन्सनट्रेट कर देगा दोस्तों। तो हेडफोन से ये फ़ायदा होते हैं। मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण से होता है? तो दोस्तों मैं बता दूं कि क्लोरोप्लास्ट ये पेड़ पौधे में होते हैं, क्रोमोप्लास्ट भी नहीं, ल्यूकोप्लास्ट भी नहीं। ये जो प्लास्ट है ये नहीं है। और आपका यूरोक्रोम जो है दोस्तों, यूरोक्रोम, ये यूरोक्रोम आपका आंसर है दोस्तों, ये 100। ठीक है, मूत्र का पीला रंग जो है वो यूरोक्रोम के कारण से ही होता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की ओर। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है दोस्तों? उभयलिंगी जंतु, तो आप जानते ही हैं कि उभयलिंगी जंतु माने जमीन पर भी रहेगा, सॉरी उभयलिंगी है, उभयचर नहीं है। उभयलिंगी का मतलब होता है दोनों लिंग होना चाहिए उसमें,
हाँ, फीमेल वाला भी गुण होना चाहिए और मेल वाला भी गुण होना चाहिए दोस्तों। तो हाथी, कुत्ता और गाय ऐसा नहीं है, ये आपका केंचुआ है जो दोनों गुण वाला जीव उभयलिंगी जंतु है दोस्तों। हाथी हथनी होता है, कुत्ता कुतिया होता है, गाय बैल होता है। तो ये उभयलिंगी जंतु नहीं है, ये केंचुआ ही आपका उभयलिंगी जंतु है। तो आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है दोस्तों। यूरिया अपने बॉडी में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है आपका। यूरिया जो है दोस्तों, यूरिया जो है आपका, ये ब्रिक से नहीं प्रवेश करती है, न फेफड़ा से, न नन में से, इनमें से कोई भी नहीं। ये लीवर जो है ना, यकृत से प्रवेश करती है दोस्तों। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ये लीवर से प्रवेश करती है। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूरिया आपके शरीर में जो आप टॉक्सिक वाला पदार्थ खाते हैं, कोई भी सब्जी खाते हैं जिसमें यूरिया का प्रयोग किया गया है, तो उसी में से कम मात्रा में यूरिया धीरे धीरे जमा होकर के आपके बॉडी में जाता है और लीवर के माध्यम से आपके ब्लड में प्रवेश करता है दोस्तों। और हम लोग यूरिया से ग्रसित हो जाते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। यूरिक एसिड हमें बढ़ जाता है, इस तरह का प्रॉब्लम होता है। तो यूरिया हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक है, ये खतरनाक है, ऐसा नहीं कि अच्छा चीज़ है दोस्तों। तो हमारे बच्चे और हमारे दोस्त जो भी साथी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ज़रूर आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। मैं मेहनत करता हूं, तो थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको शेयर कीजिए, तो शायद मेरे वीडियो को वो देखेंगे तो व्यूज बढ़ेगा, तो मैं निश्चित तौर पर और सारा वीडियो बनाऊंगा और भी मेहनत करूंगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 17 हो गया, 18। ये जैव आवर्धन, और ये क्वेश्चन को छोड़ देते हैं दोस्तों, मैं अभी बाद में बताऊंगा। ये निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता, उपभोग करने वाला प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? अपघटक, मांसाहारी, सर्वाहारी और शाकाहारी। तो ये जो प्राथमिक उपभोक्ता है दोस्तों, ये आपका शाकाहारी है। जो भी शाकाहारी जीव है वही प्राथमिक उपभोक्ता है, क्योंकि मान लीजिए ये कोई ग्रीन वेजिटेबल्स है, ग्रीन पत्ते हैं, तो इसको जो खाने वाला है वो फर्स्ट में शाकाहारी जीव ही जो होगा दोस्तों, बकरी हुआ, वही खाएगा। तो प्राथमिक उपभोक्ता यही है। फिर इसको जो है कोई मांसाहारी जीव खाएगा, मान लेते हैं कि इसको कोई मांसाहारी जीव खा लिया, बकरी को कुत्ता या कोई जीव खाया, और कुत्ता को भी कोई दूसरा जीव खा लिया मान लीजिए। तो इस तरह से जो है ये एक चैनल बना रहता है। तो हमारा प्राथमिक उपभोक्ता जो है शाकाहारी हो गया। शाकाहारी में आप टिक लगाएंगे दोस्तों, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत जल, तो देखिए दोस्तों, तालाब भूमिगत जल नहीं हुआ, नदी भी नहीं हुई और समुद्र भी नहीं हुई। तो भूमिगत जल का जो उदाहरण है वो आपका कुआं है दोस्तों, क्योंकि जमीन के लेवल में 25 फीट नीचे या 30 फीट नीचे ज़मीन, या 40 फीट, 70 फीट, 100 फीट नीचे, 150 फीट नीचे कुआं में पानी होता है, यानी कि वो भूमिगत जल हुआ दोस्तों। लेकिन समुद्र में या तालाब में ये सब भूमिगत जल नहीं होता है, नदी, ये सब बहता हुआ पानी है नदी में। तो भूमिगत जल का उदाहरण आपका कुआं ही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21। ये क्वेश्चन प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा, तो दोस्तों ये प्राकृतिक चुनाव, ये डार्विनवाद ही इस तरह की बात कही थी। हाँ, इसमें मुझे कन्फ्यूजन है क्योंकि बहुत दिन हो गए बायोलॉजी को पढ़े हुए। फिर भी प्राकृतिक चुनाव, इसको आप लोग देखिएगा, मैं इसका भी सही जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, इसको मैं 21 क्वेश्चन को फिर बाद में बताऊँगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे दोस्तों उत्पादक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? उत्पादक कहलाएंगे। उत्पादक, प्रोड्यूसर है ये प्रोड्यूस करता है, हम लोगों को भोजन देता है, यानी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है दोस्तों। ठीक है,
तो और नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 24 है दोस्तों। लैंगर हैश की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? लैंगर हैश की जो ये दीपिकाएं हैं कहाँ पाई जाती है? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? आमाशय, ब्रेक, अग्नाशय या अंडाशय? तो ये जो है लैंगर हैश की दीपिकाएं अग्नाशय में दोस्तों अवेलेबल होता है। तो अग्नाशय इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जिसको हम पैनक्रियाज बोलते हैं दोस्तों। लैंगर हैश की दीपिकाएं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन के, यह क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? तो दोस्तों ये आयोडीन की कमी से ही जो है आपका थायराइड वाला ग्लैंड वाला प्रॉब्लम होता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में आयोडीन का होना आवश्यक है। इसी की कमी से थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है और उसको ग्वाटर बीमारी हो जाता है दोस्तों। तो आयोडीन इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं। निसल्स ग्रेन्युल्स आर फाउंड इन। निसल्स ग्रेन्युल्स कहाँ होते हैं इसको भी छोड़िए दोस्तों, अभी मैं नहीं बता पाऊंगा इसको। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। मानव मस्तिष्क का वजन होता है। मानव मस्तिष्क का वजन जो है दोस्तों जनरली 1350 ग्राम से लेकर के 1450 ग्राम तक होता है। ठीक है, 1350 ग्राम से लेकर के 1450 ग्राम तक माना गया है, जो लगभग 3 पाउंड होता है। 3 पाउंड, ये भी याद कीजिए, 3 पाउंड। लेकिन आपका जो ऑप्शन है ना तो इस ग्राम में है ना तो पाउंड में दिया है, तो फिर भी अब देखते हैं क्या होना चाहिए। तो इसमें कुछ कॉमन सेंस भी लगाएंगे दोस्तों। ये आपका सी ऑप्शन जो है 1.2 से 1.4 kg इसमें लगा देंगे दोस्तों, क्योंकि ये लगभग 1200 ग्राम से 1400 ग्राम तक हुआ। तो मानव मस्तिष्क का वजन जो है ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निकट दृष्टि दोष अथवा दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष, तो इसके लिए जो दोस्त होगा आपका निकट दृष्टि और दूरदृष्टि दोष के लिए आपका जो प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक और सीधा होगा। वास्तविक और सीधा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? तो आप देखते हैं जब आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं दोस्तों, तो जो मिरर लगा रहता है वो उत्तल दर्पण का लगा रहता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, ये मान लीजिए ये ऐसा ऐसा दर्पण होगा। ठीक है, इधर में ये स्थित क्या होगा, ऐसे ऐसे, बीच में ये प्लास्टिक का कवर है और ये तो यहाँ से कोई वस्तु का रोड का दूर तक विस्तृत क्षेत्र बनता है। यहाँ तक का तस्वीर, ये दूरी तक का तस्वीर इस पर ले लेगा और इधर का तस्वीर ले सकता है, इधर का तस्वीर ले सकता है, इतने रेंज का। तो इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में दोस्तों किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, वो कैसा बनेगा? तो अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, इसमें तो ऑप्शन में तो तीनों सही है दोस्तों, आभासी भी, छोटा भी और सीधा भी। तो ऑप्शन है इनमें से सभी। हाँ है, तो हम तो देखे ही नहीं थे। ऑल लिखा हुआ है, हम नॉन समझ रहे थे, ऑल। तो इसका मतलब हुआ अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब आभासी, छोटा और सीधा, यानी कि डी, ऑल ऑफ दीज। ये इनमें से सभी आंसर आपका सही होगा दोस्तों, यानी करेक्ट आंसर जो हुआ आपका ये आपका डी हो गया दोस्तों। चलिए थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? तो हम बार बार कहते हैं कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक दोस्तों जूल होता है, हम हमेशा कहते हैं। और प्रति सेकंड लगा हुआ ये दर हो गया, ये भी सेकंड स्क्वायर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये जूल होता है ऊर्जा का ऐसा मात्रक। क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर अ हो गया, ए हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। आकाश का नीला रंग होना
किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो दोस्तों आकाश का जो नीला रंग होता है वो टोटल स्कैटरिंग के कारण से होता है, प्रकीर्णन के, प्रकाश के प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अंग्रेजी में बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये बी ऑप्शन, प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से आकाश का जो रंग होता है वो नीला दिखाई देता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है दोस्तों? तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसलिए इसमें कोई मेहनत करने का आवश्यकता नहीं है। ये 25 सेंटीमीटर है, आप लोग पढ़ेंगे याद हो जाएगा। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप चलते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन तो बताया ही नहीं मैं, ये ऑप्शन 100 होगा दोस्तों, सी। अब चलते हैं ये 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, यानी एफ जो है 50 सेंटीमीटर है, और उत्तल लेंस की बात हो रही है दोस्तों, तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो उत्तल लेंस की जो है प्लस होती है, उत्तल लेंस का जो फोकसांतर होगा वो प्लस में लिया जाएगा। इसके पीछे का कारण मैं बताऊंगा, पहले देखिए उसकी क्षमता। जैसे ही प्लस में होगा तो इसका पावर भी आपका प्लस में होगा दोस्तों। तो निगेटिव वाला तो सी आपका हट गया और बी आपका हट गया। अब आया 2D और 5D के बीच की बात। तो पावर जो होता है 1/f होता है, तो 1 जब f करेंगे 1/f का मतलब होगा 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो ये क्या होगा, हाफ मीटर, और हाफ मीटर 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 मीटर, यानी 2 डायोप्टर, यानी +2 डायोप्टर। कहने का मतलब है कि आपका ये +2D उत्तर आएगा, यानी डी ऑप्शन आएगा दोस्तों, +2D आंसर आएगा। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता +2D, 2 डायोप्टर हुआ। तो दोस्तों फिर से मैं बता दूं आपको, P बराबर F होता है, और F बराबर भी 1/P होता है। तो आपका फोकसांतर दिया हुआ है, तो 1/50 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.2 मीटर। मीटर में बदलेंगे, दशमलव जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 10, हाँ गड़बड़ हो गया, 50 सेंटीमीटर, एक मिनट 50 सेंटीमीटर है, तो 50/100 से भाग देंगे तो मीटर हो जाएगा, 50 दूनी 100, हाफ मीटर हुआ ना, हाफ मीटर तो कितना 0.5 मीटर होगा, 0.5 मीटर यहाँ 0.5 मीटर, तो 0.5 मीटर होगा। तो डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर में शून्य आ जाएगा दोस्तों, तो 10/5 हो गया ना, और 5 दूना 10 कट जाएगा, यानी कि 2, यानी +2 डायोप्टर होगा। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर होता हो तो उसकी क्षमता +2D होगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो देखने में तो लगता है दोस्त कि प्रिज्म 3 ही भागों से घिरा हुआ है, लेकिन जब इसको चित्र के माध्यम से नहीं, जब ओरिजिनल देखेंगे आप, तो प्रिज्म जो है ऐसा होता है, 3 ठो इधर में 3 भाग, और ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, यानी तो आप देखेंगे जब तो 5 ठो सरफेस आपको दिखाई देगा। ऐसा एक सरफेस दिखाई देगा, एक सरफेस, दूसरा सरफेस का कलर हम चेंज कर देते हैं, ये एक सरफेस ये दिखाई देगा, ठीक है, ये एक सरफेस दिखाई दिया, हाँ 2 सरफेस हो गया। तीसरा सरफेस आपका ये दिखाई देगा, उधर से पीछे से, ठीक है। चौथा सरफेस आपका जो है पीछे दिखाई देगा, और एक आधार जो होगा नीचे, ये आधार वैसा रहेगा। तो इस तरह से 5 इसका जो है 5 सरफेस होगा दोस्तों, 5 सरफेस होता है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो 5, ये याद कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं दोस्तों। मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं है, कम से कम 40-50 क्वेश्चन कर देते हैं। अभिनेत्र लेंस यानी कि फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। आई लेंस अभिनेत्र मतलब आई आँख। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो किया जाता है पुतली द्वारा, परितारिका द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमापी पेशों द्वारा, परितारिका द्वारा, आइरिस प्यूपिल द्वारा। प्यूपिल द्वारा क्या आता है दोस्तों? परितारिका, आइरिस, प्यूपिल। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा दोस्तों। ये ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के दोस्तों 2 नियम हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य क्या होता है? फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य कैसा होता है? तो ये आपका फोटोग्राफिक कैमरा का जो अभिदृश्यक होगा दोस्तों वो उत्तल, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक उत्तल लेंस का बना होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? देखिए दोस्तों, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर, अवतल दर्पण पहले आप देख लें, सॉरी अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ऐसा होगा दोस्तों, ये परावर्तक सतह धंसा हुआ रहेगा, ये अवतल दर्पण होगा। ठीक है, किस यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत पड़ती हो, ये किरण है अवतल दर्पण पर लंबवत पड़े, ठीक है, ये ध्रुव है हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं है, लंबवत पड़ गया। तो लंबवत पड़ती है आपतित हो तो परावर्तन के बाद, तो परावर्तन सॉरी इधर नहीं जाएगी, ये परावर्तन भी इसी से होकर गुजरेगी, लंबवत जाएगी, इधर से जाएगी तो इधर से गुजरेगी। किरण किस बिंदु से गुजरेगी? यानी कि इसका जो मान लीजिए परावर्तन अगर ऐसी होती किरण तो ऐसे होती परावर्तन, ऐसा होता जाती तो ऐसे होता परावर्तन, ठीक है, और ऐसे जाएगी सीधे तो ऐसे परावर्तन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका इधर हो गया आपका फोकस, इधर हो गया वक्रता के त्रिज्या, यानी वक्रता केंद्र से होकर के, ध्रुव से तो होकर के गुजरेगी ही, परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? परावर्तन के बाद ये किरण जो है किस बिंदु से गुजरेगी? तो परावर्तन के बाद ये ध्रुव से होकर तो गुजरती ही है, ठीक है, ध्रुव से होकर गुजरेगी दोस्तों, क्योंकि ध्रुव के पास जाएगी या ध्रुव से ही रिटर्न हो जाएगी, तो ध्रुव से गुजरेगी। और आप इसको वक्रता केंद्र से भी गुजरते कह सकते हैं, क्योंकि बाद में वक्रता केंद्र के पास भी आएगी दोस्तों, जबकि ऑप्शन दिया है इनमें से किसी में नहीं, जबकि दे देना चाहिए तीनों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन इसको देना चाहिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये एक मान लीजिए एक दर्पण है, तो दर्पण में ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यहाँ से ऐसे कोई इधर से गुजरेगी, अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण रहता तो रिफ्लेक्ट करता, हाँ, तो ये तो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी, तो ये फोकस हो गया, ठीक है, और ये वक्रता त्रिज्या हो गया, सॉरी वक्रता केंद्र हो गया। तो यहाँ से जब इधर से कोई किरण गुजारेंगे, लंबवत किरण को गुजारेंगे दोस्तों ऐसे, तो फिर ये ऐसे ही गुजरेगी फिर, तो फोकस और वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, तो ये तो आपका ये ध्रुव भी कर सकते हैं, ये ध्रुव से भी गुजरती है ऐसे, तो वक्रता केंद्र से ही आप फोकस से भी दे सकते हैं, फोकस से होकर गुजरेगी। आपका ऑप्शन जो है सही ऑप्शन यहाँ होना चाहिए ऑल, तो आपका तीनों हो जाता, ठीक है, लेकिन वक्रता केंद्र आपका परफेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। यदि एक प्रिज्म से, ये सारा बोर्ड में क्वेश्चन सेट किया हुआ दोस्तों, मॉडल क्वेश्चन है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, एक वर्ण वाला किरण गुजरेगा, यानी श्वेत किरण ही गुजरे किसी प्रिज्म से
तो ये प्रिज्म है दोस्तों, श्वेत किरण गुजारेंगे तो है ऐसे ऐसे ये वर्ण विक्षेपण तो होगा ही। तो कह रहा है कि नहीं होगा, इसका नहीं होगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा टेक्निक लगा दिया है दोस्तों बोर्ड, नहीं होगा। वर्ण विक्षेपण होता है, यानी ये ऑप्शन आपका आंसर गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। अपवर्तन भी होगा, अपवर्तन भी होगा, विचलन भी होगा, यानी ये तीनों चीज़ जब होगा तो ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर होगा, जो इनमें से कोई नहीं। क्योंकि तीनों ऑप्शन हो रहा है आपका आंसर, इसलिए आपका आंसर परफेक्ट आंसर जो हो रहा है दोस्तों ये डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के 41 की ओर चलते हैं। पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। पवन विद्युत जनित्र में, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम जो करती है वो कौन करती है दोस्तों? तो ये उच्च दाब की हवा करती है या गतिमान हवा करती है। आप इसको उच्च दाब की हवा या गतिमान हवा, तो गतिमान हवा ही करती है, उच्च दाब की हवा। ए ऑप्शन हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर, कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। अवतल लेंस की बात हो रही है दोस्तों, ये अवतल लेंस है। तो कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति जो होती है वह ऋणात्मक होती, उत्तल लेंस का धनात्मक और अवतल लेंस का ऋणात्मक होता है दोस्तों। ठीक है, वायु में शक्ति, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऐसे कोई किरण पैरेलल जा रही है तो ये इधर से फोकस होकर गुजरेगी दोस्तों। तो राइट साइड में जब जाएगी तो ये निगेटिव हो जाएगी, और लेफ्ट साइड में रहेगी तो धनात्मक है। तो ये पावर जैसे एफ निगेटिव में हो गया, तो जब हम पावर निकालेंगे तो 1/f होगा, यानी एफ भी माइनस हो जाएगा, यानी पावर भी माइनस हो जाएगा दोस्तों। चलिए, यानी आपका ऑप्शन ऋणात्मक हो गया, ए। याद रखने वाली चीज़ है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42 हमने किया, अभी 43 की ओर चलते हैं। देखते हैं, निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो हीरा नहीं है, सल्फर नहीं है, आयोडीन भी नहीं है, ये ग्रेफाइट है दोस्तों। ग्रेफाइट क्या है? सुचालक है विद्युत का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वक्रता त्रिज्या 1 मीटर वक्रता त्रिज्या है, यानी कि वक्रता त्रिज्या को हम आर से डिनोट कर सकते हैं, आर 1 मीटर है। ठीक है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, यानी एफ निकालना है। तो दोस्तों r/2 होता है फार्मूला, r यानी कि 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर बदल दीजिए, बटा 2 कीजिए, 50 दूनी 100, यानी 50 सेंटीमीटर, यानी आपका बी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। परफेक्ट आंसर आपका ये बी हो गया दोस्तों, 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 45 में चलते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है, यानी अभिलंब से दूर होती है या अभिलंब से नज़दीक चली जाती है, अभिलंब के साथ संपाती होती है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ और उससे शायद आप समझ जाइएगा। मान लीजिए ये कोई आयताकार सिल्ली है, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई। तो हवा को जो हम लोग बोलते हैं दोस्तों, हवा को बोलते हैं विरल माध्यम, और ये मान लीजिए कांच है, ये कांच है, तो कांच को बोलते हैं सघन माध्यम, ये सघन माध्यम है। कोई प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश की किरण, मान लेते हैं प्रकाश की कोई किरण ये आ रही है, ऐसे आ रही है, ओह सेट, आ रही है मान लीजिए, तो ये ऐसे जाना चाहिए था, इसको ऐसे नहीं जा करके जैसे इसमें आती है तो ये आपको थोड़ा सा मान लेते हैं, ये आपका जो है ये अभिलंब हो गया, तो ये इधर जाना चाहिए, इधर नहीं जा करके
क्या करती है, अविलंब से थोड़ा सा नज़दीक झुक जाती है ऐसे, ठीक है, सघन माध्यम में आती है तो। और फिर सघन माध्यम में से जब विरल माध्यम में जाने लगती है तो इसको ऐसे ऐसे निकलना चाहिए, तो ऐसे नहीं निकल के फिर ये पैरेलल हो जाती है इसके, ये इसके पैरेलल हो जाती है। यानी कहने का मतलब हुआ कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रवेश करती है ये, तो अविलंब से दूर चली जाती है। तो आप इसका ऑप्शन अविलंब से दूर चली जाती है में टिक लगाएंगे, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका दोस्तों, अविलंब से दूर चली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा युक्ति है यानी इंस्ट्रूमेंट है या डिवाइस है, क्या चीज़ से विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो ये एमीटर तो करंट मापने वाला है, मोटर भी नहीं, गैल्वेनोमीटर भी नहीं, ये आपका जनित्र, जनरेटर, जनित्र मतलब जनरेटर ही विद्युत धारा उत्पन्न करता है दोस्तों। गांव घर में देखते हैं कहीं शादी विवाह होती है तो बिजली कट जाता है तो जनरेटर स्टार्ट किया जाता है, यानी कि वो करंट उत्पन्न कर रहा है, यानी विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने वाला एक डिवाइस है। ये गांव घर में जो देखते हैं हम लोग वो जनरेटर है दोस्तों, जनरेटर, जिसको जनित्र बोलते हैं हिंदी में, जनित्र। फिर से आप देख लीजिए, मैं डिलीट करता हूँ सब, देखिए आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है, यानी परंपरा से यूज हुआ रहा बहुत समय से और कुछ सीमित समय तक है दोस्तों। सौर ऊर्जा का प्रयोग पहले परंपरागत नहीं था, ठीक है। पवन ऊर्जा और कोयला, पवन ऊर्जा का भी बहुत पहले पारंपरिक स्रोत नहीं था दोस्तों, ठीक है। बायोगैस भी नहीं था पहले, तो पहले से क्या प्रयोग हो रहा है, बहुत लंबे समय से कोयला, अब धीरे धीरे उसको पवन ऊर्जा भी हो रहा है। तो इसमें ऑप्शन सही होना चाहिए कोयला है दोस्तों, कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है सभी, लेकिन पहले से कोयला ही प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए कोयला में ऑप्शन में सही लगाएंगे दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नांकित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होता है। अभी अभी मैंने बताया था दोस्तों, एक ये आयताकार से ले लिया था और इसी में हमने दिखाया था, ठीक है, कि इस प्रकार से इसमें दिखाया था कि अगर किरण जो है आपकी आती है, मैं ये रेड कलर ले लूँ, ऐसे किरण आ रही है, ऐसे जाना चाहिए इसको, ठीक है। और ये जाति कैसे है वो देखते हैं एक दूसरी, ये जो है ये अभिलंब है और ये अभिलंब है, तो ये दोनों अभिलंब है, तो ये ऐसे यहाँ से ऐसे आएगी, फिर यहाँ पर क्या होती है, ये ऐसे निकलना चाहिए था इसको, नहीं ऐसे नहीं निकलेगी, और ये फिर इसके पैरेलल में निकलती है दोस्तों, यानी अभिलंब से यहाँ दूर हो गई, यानी यहाँ पर ये जो है विचलन भी हो गया। तो कहने का मतलब है कि विचलन भी हो रहा है, परावर्तन परावर्तन तो नहीं हो रहा है, हाँ न, कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा, इनमें से सभी, परावर्तन तो नहीं, विक्षेपण भी हो रहा है, नहीं विक्षेपण नहीं, विचलन हो रहा है, इनमें से सभी, परावर्तन तो नहीं हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। परावर्तन होता जब रिटर्न बैक हो जाता है दोस्तों, तो ये अपवर्तन हो रहा है, ठीक है, यानी कि इसमें विचलन ही एक आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए आंसर सही होगा, डेविएशन हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है दोस्तों, वो 220 वोल्ट निर्दिष्ट धारा नहीं है दोस्तों, ये सी आंसर हो गया आपका, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। अब यहाँ हम बता रहे हैं दोस्तों, ये दो धारा की बात हो रही है, एक धारा एसी है अल्टरनेटिंग करंट, और एक धारा डीसी है डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट जो होता है ये बैटरी जनरेट करता है दोस्तों, और एसी ये जनरेटर जनरेट करता है। तो हम, और बिजली पोल पर से जो विद्युत आती है हमारा, वो 220 वोल्ट का एसी करंट होता है दोस्तों, यानी कि डीसी नहीं होगा।
220 वोल्ट डीसी बहुत ज़्यादा हो गया, खतरनाक हो गया। ठीक है, बैटरी प्रोड्यूस करती है दोस्तों। तो आप अपने घरों में जो विद्युत आपूर्ति आप लेते हैं, बल्ब चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, एसी फ्रिज मोटर चलाते हैं, वो 220 वोल्ट एसी करंट है, प्रत्यावर्ती धारा, हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। फिर से देख लीजिए ऑप्शन को, मैं ये सब क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए फिर से, प्रत्यावर्ती धारा जो है, ये प्रत्यावर्ती धारा यहाँ भी है, लेकिन ये 12 वोल्ट है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। यहाँ दिष्ट धारा ये तो होगा नहीं, यहाँ दिष्ट धारा ये भी नहीं होगा, तो प्रत्यावर्ती धारा आपका 220 वोल्ट वाला आंसर हो जाएगा। सी। क्वेश्चन नंबर 50, ये जस्ता के परमाणु संख्या क्या होता है? तो जिंक का जो परमाणु संख्या होता है दोस्तों, ये 30 होता है। तो आज अभी तक ये टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, 50-60 मिनट का वीडियो होने जा रहा है दोस्तों। ये मैं कैसा लगा ये वीडियो, आप लोगों को पसंद आया कि नहीं आया, ये ज़रूर बताएंगे दोस्तों। 50 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन आपका डी आंसर होगा। हाँ, और मैं आपसे आग्रह करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो यदि पसंद आए तो ज़रूर आप लाइक कीजिए, थोड़ा सा प्यार से कमेंट कीजिए। और दोस्तों पढ़िए, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करिए, तो शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, जिससे मैं थोड़ा सा खुश हो जाऊं, मुझे लगे कि नहीं मेरे बच्चे, मेरे से जुड़ने वाले बच्चे इस YouTube के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि फिर से जो है लॉकडाउन की व्यवस्था हो गई है, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट फिर बंद हो रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़रा सा आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूँ, जितना भी मुझे आ रहा है मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूं दोस्तों। इसी के साथ थैंक यू। परमानंद कुमार, स्टडी पॉइंट अंतराठाड़ी, आपसे अलविदा लेता है। गुड नाइट दोस्तों।